Dear friends, welcome to NSR Electrical. Special thanks for subscribers and viewers. हम भी बहुत वीडियोस देखा था यूट्यूब में और सब लोग बोलता कि सब प्लीज़ सब्सक्राइब बोलते रहता है। फिर हम भी कुछ देखता है, कुछ सब्सक्राइब नहीं करता है, मगर हमको कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा तो हमको भी बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम भी बहुत दिन हो गया है वीडियो डाल के। जो भी अच्छा नॉलेजेबल एंड टेक्निकल वीडियोस अपलोड करेंगे बोल के थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। आज अपन सीखेंगे सबस्टेशन के बारे में, कुछ सीखेंगे, और वीडियो ज़्यादा लेंथी होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके अब हम अपलोड करते रहेंगे। This is the single line diagram of substation. Starting incoming feeder and LA, next isolator VCB, next isolator, next 33 kV bus, then isolator VCB, isolator LA ट्रांसफार्मर, ऐसा करके ये फीडर रहता है। इसको अपन देखेंगे जो प्रैक्टिकली अपना जो साइट पे कैसा होता है सबस्टेशन में, अपन ये देखेंगे। जो इनकमिंग टावर का ऊपर जो दिख रहा है ना, वो ये वाला अपने को LA है, ये 33 kV LA है, जो मेन इनकमिंग एंड आउट गोइंग। जो आउट गोइंग मेन इनकमिंग में ये LA रहता है, और ये LA का जो मेन काम होता है और हाई वोल्टेज से ये प्रोटेक्ट करता है। सबस्टेशन में ये मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन का ही नहीं रहता है, और रिले में रहता है, मगर ये जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस रहेगा तो ये जो रिले भी काम नहीं करता है उतना, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आएगा तो वो जल भी जाता है। जो बरसात समय में जो ऊपर से बिजली गिरता है ना, उसी टाइम वेरी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहीं लाइन अचानक से कहीं लाइन पे लाइन को ऊपर गिर गया तो, और जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आके अपना ट्रांसफार्मर नहीं तो सबस्टेशन का अंदर आ जाके वो पूरा सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। तो इसीलिए ये LA स्टार्टिंग में रखता है और एंडिंग में भी रखता है। एंडिंग मतलब आउट गोइंग में, आउट गोइंग वहाँ से जो है गाँव जो फीडर जाता है वहाँ पे भी रहता है ये LA। और ये जो LA है अपना आप को खुद को जला के और पूरा सर्किट को बचा देता है। मीन्स वंस इट विल ऑपरेट देन इट फुल्ली डैमेज्ड एंड वी हैव टू रिप्लेस दिस LA। इसको 33 kV LA बोलते हैं स्टार्टिंग में, और इसका जो रेटिंग है 30 kV रेटिंग बोलते हैं। और ये कैलकुलेशन देख लीजिए कैसा होता है 33 kV, और सिंगल फेज वैल्यू 33/√3 डालेगा तो 19 kV आता है, और उसका जो पीक वैल्यू जो मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू देखेगा तो इंटू टू, जो सिंगल फेज वैल्यू इंटू √2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेगा तो पीक वैल्यू आता है 26.93, और ये रेटिंग है 26.93, और उसको अपने हाई वोल्टेज में थोड़ा एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, और रखेगा तो और 10% 1.1 इंटू 26.93 29.63 मीन्स नियरली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 किलोवोल्ट्स रेटिंग है। और जो इसका नीचे रहता है एक ठो, और ये जो इसको आइसोलेटर है, आइसोलेटर बोलते हैं। आइसोलेटर जो मेन काम होता है मेक्स और ब्रेक्स द सर्क्यूट मैन्युअली, ये मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका जो रेटिंग है ये डबल ब्रेक आइसोलेटर है, इट ऑपरेट्स हॉरिजॉन्टली एंड इसका रेटिंग होता है 36 kV 630 एम्प्स 25 किलो एम्प्स 630 एम्पियर तक ये लोड लेता है। 25 किलो एम्प्स मतलब ये मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए होता है, कुछ फॉल्टी करंट में उतना तक लेता है 3 सेकंड तक, और एक्स्ट्रा होगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये वाला है हेज फ्यूज़, हॉर्न गैप फ्यूज़ है ये जैसे घर में नॉर्मल फ्यूज़ रहता है ना, ये वैसे टाइप का ये होता है। ये जो सबस्टेशन का जो सबस्टेशन में मेन है हॉट है DC सप्लाई पावर, दो 30 वोल्ट DC सप्लाई से काम करता है। वो जो 30 वोल्ट DC सप्लाई से पूरा रिले VCB जो भी है वो 30 वोल्ट DC से काम करता है। ओवर करंट में ट्रिप करना कुछ भी है वो 30 वोल्ट DC, अगर अचानक से 30 वोल्ट DC सप्लाई फेल कर गया है ये पूरा मैनुअल हो जाएगा, और ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो जाएगा। तब तो उसको क्या करना है, ये फ्यूज़ रखता है। हेड फ्यूज़ के बाद करंट ट्रांसफार्मर CT रहता है 33 kV CT
सीटी का जो मेन काम होता है मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन। मीटरिंग मीन्स कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है, और प्रोटेक्शन मीन्स वो जो उसी में दूसरा कॉइल होता है वाइंडिंग, प्रोटेक्शन कॉइल रिले को डायरेक्ट कनेक्शन होता है। सपोज 400 एम्पियर्स बाई 1 एम्प, तो मतलब प्राइमरी साइड में 400 एम्पियर्स आ गया तो सेकेंडरी साइड में 1 एम्प आएगा, और प्राइमरी साइड में 200 एम्पियर्स आएगा तो सेकेंडरी साइड में 0.5 एम्पियर्स आएगा, और वो जो 0.5 एम्पियर्स है डायरेक्ट रिले को जाता है, और रिले में जो दिखता है 0.5 एम्पियर्स, जो 0.5 एम्पियर्स आ गया मतलब 200 एम्पियर्स जो आ गया है प्राइमरी में, तो अपना ऐसा कैलकुलेट करके रिले अपने को शो करता है। और जो अपने जो रिले में सेटिंग जितना करता है उतना 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो अपने को ब्रेकर ट्रिप करना है, वैसा बोल के ये जो वो रहता है सेटिंग रहता है, सेटिंग करेगा तो ये ब्रेकर ट्रिप करेगा। अगर ये प्रोटेक्शन कॉइल काम नहीं करेगा तो ब्रेकर ट्रिप पे नहीं करेगा, अपना पूरा ट्रांसफार्मर और सब जो इक्विपमेंट्स है वो पूरा हाई करंट से जल जाएगा पूरा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये सब स्टेशन में। Next, VCB 33 kV VCB. It is used for medium applications, and SF6 breakers also used for medium voltage applications. But mostly जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स है वो मोस्टली सक्सेस हो गया और पॉपुलर हो गया। It is used to open or close the circuit through 30 volts DC coils. It can automatically trip the circuit under fault condition with the help of relays. इसका रेटिंग होता है 36 kV 1250 एम्पियर्स 25 किलो एम्पियर्स फॉर 3 सेकेंड। ये भी सेम है, मैक्सिमम 1250 एम्पियर तक ये काम करेगा, और इसका बाद में होगा तो 25 किलो एम्पियर तक ये बेर करेगा 3 सेकेंड तक। बाद में एक्सीड होगा तो 4 सेकेंड आ गया तो ये पूरा डैमेज हो जाएगा। इसका अंदर जो स्विच दिख रहा है वो जो सेलेक्टर स्विच लोकल रिमोट स्विच है और क्लोज ट्रिपिंग स्विच है, जो मतलब ये लोकल में रख के और क्लोज भी कर सकता है, ट्रिप भी कर सकता है। और रिमोट मतलब जो कंट्रोल रूम से जो अंदर कंट्रोल रूम से इसको ऑपरेट कर सकता है। फिर ये दिख रहा है ये आइसोलेटर है, ये जो आइसोलेटर है ब्रेकर का आगे और पीछे दोनों साइड रहता है, क्योंकि ये जो ब्रेकर मेंटेनेंस के लिए जो ब्रेकर कोई फॉल्ट कंडीशन में कोई सीटी ब्रेकर खराब होगा तो इधर साइड दोनों साइड बंद करके अंदर में आराम से काम कर सकता है। ये जो दिख रहा है वो पोस्ट इंसुलेटर है, सपोर्ट के लिए रहता है पोस्ट इंसुलेटर। के जो ऊपर दिख रहा है जो दोनों टावर का ऊपर में सबसे टॉप में वो जो तीन वायर खींचा हुआ है वो उसका बस 33 kV बस बोलते हैं। वो 33 kV बस का पीटी से कनेक्ट होता है। वो पीटी मतलब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसमें जो बस में कितना वोल्टेज हो रहा है क्या हो रहा है वो बताएगा, सिर्फ मीटरिंग करेगा बस। जो 33 kV बस किस लिए यूज़ करता है, 33 kV बस या 11 kV बस कोई भी है, it is used for making another feeder lines or another transformer circuits. It has constant voltage and shares the current to another circuits. फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए ये काम पे आता है। सेम ये बस के बाद पोस्ट इंसुलेटर का सपोर्ट थ्रू एक आइसोलेटर रहता है, उसका जो ब्रेकर सीटी और जो दिख रहा है वो एलए भी रहता है। ये यहाँ पे भी जो यहाँ क्यों दिया है एलए मीन्स ये जो एलए है ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए ये रखता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो एलए काम नहीं कर पाएगा तो डायरेक्ट हाई वोल्टेज अंदर आएगा तो ये जो एलए है ये इधर ग्राउंड कर देगा और वो जल जाएगा एलए और ट्रांसफार्मर को बचा देगा। जो ये वाला है ये ट्रांसफार्मर, ये जो नेम प्लेट में इसमें सारा डिटेल्स रहता है। एचवी करंट 87.48 एम्पियर्स है और एलवी करंट 262.43 एम्पियर्स है। इसको कुछ कैलकुलेशन होता है, इसको हम बाद में एक वीडियो बना के कैलकुलेशन भी करवा देंगे। और इसका इम्पीडेंस है और टाइप ऑफ कूलिंग ONAN कूलिंग है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग है। और वेक्टर ग्रुप कैसा है DYN11 ग्रुप है। ट्रांसफार्मर का बाद में जो फर्स्ट इक्विपमेंट होता है वो एलए है और ये 11 kV एलए है, इसका 11 kV एलए बोलते हैं इसका। जो इसका रेटिंग है 9 kV रहता है, इसका कैलकुलेशन भी अपन देख सकता है। जो एलए का अर्थिंग कैसा करता है वो
जो बॉडी को टच नहीं करना है एलए का, डायरेक्ट लाइव पार्ट है ना वो, इसलिए वो जो डायरेक्ट ग्राउंड उसका अलग से एक पाइप देता है, वो पाइप में डायरेक्ट चले जाना है डायरेक्ट। जो ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए रोड भी रहता है, उसका बाद में जो ऊपर एलए के बाद, और ये जो पोस्ट इंसुलेटर 11 के भी पोस्ट इंसुलेटर है, उसका बाद में सीटी है, सीटी एंड वीसीबी, वीसीबी रहता है 11 के वीसीबी। जो इसका रेटिंग होता है 12 के वी 1250 एम्पियर्स 25 किलो एम्पियर्स फॉर 3 सेकेंड्स। जो वीसीबी के बाद होता है 11 के वी आइसोलेटर, डबल ब्रेक आइसोलेटर। जो इसका रेटिंग होता है 12 के वी 800 एम्पियर्स आइसोलेटर और 600 एम्पियर्स रहता है, और वो जो 25 किलो एम्पियर्स फॉर 3 सेकेंड। जो ये आइसोलेटर के बाद 11 के वी बस होता है, ये बस सेम ऐसा ही काम करता है। जो फीडर निकालने के लिए बस रहना पड़ेगा। आइसोलेटर के बाद ये बस, ये 11 के बस के बाद और आइसोलेटर, वीसीबी, नेक्स्ट सीटी और हेड फ्यूज आइसोलेटर रहता है। जो आइसोलेटर से, आउटगोइंग आइसोलेटर से एर्थ स्विच आइसोलेटर रखना पड़ेगा लास्ट में फीडर साइड में। ये आइसोलेटर से डायरेक्ट टावर पे जाता है और टावर से डायरेक्ट आउटगोइंग फीडर निकलता है। और जो टावर का ऊपर जो स्टार्टिंग है ना, जो स्टार्टिंग और एंडिंग में लिए रखना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है ये 11 केवी कैपेसिटर बैंक है। तो वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए 11 केवी नहीं रहता है, 10 केवी 9 केवी तक होता है। बहुत लो वोल्टेज आता है। अपने को घर में 230 वोल्ट चाहिए ना, वो 230 वोल्ट नहीं आता है। वहाँ जो सबस्टेशन में 11 केवी रहेगा तो 230 वोल्ट आता है। अगर सबस्टेशन में 9 केवी रहेगा तो अपना घर में 180 एम्पियर 170 एम्पियर तक आता है लोड वोल्टेज। तो उसमें अपने को फैन वून सब ठीक से नहीं चलेगा और कुछ खराब भी हो सकता है इक्विपमेंट। इसीलिए कैपेसिटर बैंक सबस्टेशन में रहता है। 2 5 एमए ट्रांसफार्मर रहेगा तो 2 ठो कैपेसिटर बैंक रखना पड़ेगा। 11 के पी डायरेक्ट बस को कनेक्ट किया हुआ है, और ये बस से जो स्टेशन ट्रांसफार्मर है वो स्टेशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया हुआ है। डीपी दो पोल में जो ट्रांसफार्मर रखा है वो उसको कनेक्ट किया हुआ है। जो सबस्टेशन में मोटर चलने का और बैटरी चार्जर काम करने का, रिलेस काम करने के लिए यहाँ से सप्लाई 11 केवी से स्टेप डाउन होके और अपना जो 230 वोल्ट्स यहाँ से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।